क्यों भाई? पॉजिटिव यस स्क्वायर मैम। रूट है और ये 0 कब होगा? नॉर्म v इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ v इज इक्वल टू 0। v इक्वल टू 0। बहुत सिमिलैरिटी है प्रॉपर्टी में, इसीलिए हम बता रहे हैं। एंड सेकेंड वन इज, आप लोग इसको पढ़ेंगे एमएससी में, लेकिन हमें थोड़ा सा काम है इसलिए हम बता दे रहे हैं। बहुत ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, बस थोड़ा सा आप ये समझिए कि जैसे आर पे सेट ऑफ रियल नंबर्स पे मॉड होता है, सेम वही प्रॉपर्टी कौन शो करता है? वी टुगेदर विद नॉर्म। मतलब नॉर्म के डिस्टेंस से काफी सिमिलैरिटी होती है इस एब्सोल्यूट, सॉरी, नॉर्म की इस एब्सोल्यूट वैल्यू से काफी सिमिलैरिटी होती है। और दूसरी तो ये क्या है, n1 ये हो गया। n2 क्या होता है? n2 होता है कि अगर आप लेमडा, जहां पे लेमडा फील्ड का एलिमेंट होता है, वेक्टर स्पेस किसी फील्ड के ऊपर ही बनता है। तो यस मैम। अगर आप, हाँ, अगर आप किसी स्केलर, और फील्ड के एलिमेंट को स्केलर कहते हैं और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को वेक्टर कहते हैं, तो अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका नॉर्म ले रहे हैं, तो उसका नॉर्म क्या आएगा? उसका नॉर्म आएगा आपका मॉड लैम्डा मॉड लैम्डा। वेरी गुड, मॉड लैम्डा नॉर्म वी। क्यों? क्योंकि ये तो वेक्टर है और ये स्केलर है। तो स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसके केस में आप उसमें कितने टपल होंगे? एक ही तरीके से अगर आप आरएन को एग्जांपल दिमाग में रखे रहिए, आरएन वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है कि नहीं? यस मैम, यस मैम। फील्ड ऑफ रियल नंबर्स पे। किस पे? फील्ड क्या फील्ड ऑफ होती है? रियल नंबर, रियल हाँ, नंबर। फील्ड। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर के लिए ये सब प्रॉपर्टीज जो है वो नॉर्म पे देखिए, सॉरी आरएन पे देखिए, वी की जगह आरएन देखिए। तो लैम्डा आपका अगर आर में होगा, तो अगर आप लैम्डा और सपोज एन बराबर हम 3 ले लें, तो आपका जो v होगा वो एक्चुअली क्या होगा? v1 तीन v1 v2 कोऑर्डिनेट होंगे, v3 v1 yes v2 ma'am v3 होगा। इसी तरह से अगर rn होंगे तो उसमें n कोऑर्डिनेट होंगे। सो नाउ व्हाट विल बी लैम्डा v, जहां पे लैम्डा कोई रियल नंबर है। लैम्डा v क्या होगा भाई? तो lambda सारे v1 lambda v2 लैम्डा lambda v1 v3 लैम्डा v2 हाँ, ये इनर, जब आप वेक्टर स्पेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो वहीं पे आप एग्जांपल जो देते हैं उसमें देते होंगे। तो लैम्डा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस तरह से डिफाइंड होता है? लैम्डा इनटू वी इज लैम्डा वी1, हम इन पर्टिकुलर n इज इक्वल टू 3 लेके कर रहे हैं। आप आरएन करके आए होंगे क्लास 2, मतलब बीएससी पार्ट 2 में, आरएन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड आर, ये करके आए होंगे। हम लोग n की पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 3। बात समझ में आ रही है ना क्या कर रहे हैं? मैम कुछ लोग को ज्वाइन कर लीजिए, मैसेज कर रहे हैं। ज्वाइन हो रहे हैं भाई, सब हो रहे हैं। चलिए, तो आप इन पर्टिकुलर स्केलर प्रोडक्ट ये डिफाइन करते हैं, क्या होता है? कोऑर्डिनेट में आप लैम्डा को इनटू कर दीजिए, लैम्डा v3। अब आरएन पे इनर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? अगर आप डॉट आरएन पे वेक्टर स्पेस क्या डिफाइन करते हैं, याद करिए। आरएन पे इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या डिफाइन था? v क्रॉस v से। हाँ, v क्रॉस v से आर पे गया था। तो अगर आप v और v1 v2 दो लेके चलते हैं आरएन में, तो इनका इनर प्रोडक्ट क्या डिफाइन किया गया था? रिकॉल करा रहे हैं आप लोग को, क्या डिफाइन किया गया था? अगर आप u v कर दें तो ज्यादा बढ़िया होगा ना, क्योंकि इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग v1 v2 इसके कोऑर्डिनेट कह रहे थे, तो कोई चलिए u v कर दीजिए। अब बताइए। u1 v1 u2 u2 v2 वेरी गुड, ये आपको इनर प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। uv uv इज u1 v1, पहले कोऑर्डिनेट को पहले में मल्टीप्लाई करिए, u2 v2, यही तो किया होगा। हाय एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, सो इनर प्रोडक्ट स्पेस को पढ़ने से पहले
मिला? यस मैम। अब क्लास 12 याद करिए। अब क्लास 12 याद करिए। क्लास 12 में हम लोग जो एक्स वाई जेड 3 वेक्टर का मतलब एक्स वाई जेड प्लेन ड्रॉ करते थे। ये प्लेन एक्स, ये एक्स वाई और ये आपका परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स होता था। तो अगर कोई वेक्टर हम लोग लेते हैं x1 y1 z1, मान लीजिए यहाँ पे है, तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता था? अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप लोग ए पॉइंट कह दीजिए और ये ओ है, तो ओ ए क्या होता था भाई? रूट में x1 स्क्वायर अंडर रूट x1 माइनस x1 माइनस 0 y2 माइनस यही होता था कि नहीं? यस अब इसमें क्या डिफरेंस है? थोड़ा ध्यान से देख के बताइए, कोई डिफरेंस है? बस आपने यहाँ पे u के कोऑर्डिनेट u1 u2 u3 ले लिया है। यहाँ पे हमने अगर वेक्टर आप v से डिनोट कर रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ले लिया है। तो एक्चुअली है क्या, बात हो क्या रही, ये हम आपको बताना चाहते हैं। बात हो ये रही है कि हम लोग जो कॉन्सेप्ट जानते हैं, हम लोग R3 में कॉन्सेप्ट जानते थे। अब R3 तो दिखता है, उसके आगे का स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है। R2 प्लेन होता है, R3 स्पेस होता है। अब उसके आगे जब आप R4, R5, R6 अप टू Rn तक जाते हैं तो वो स्ट्रक्चर हम लोग को विजुअलाइज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन R3 तक तो हम देख सकते हैं। तो ये एक्चुअली नॉर्म V है क्या? नॉर्म V इज व्हाट? लेंथ ऑफ वेक्टर्स ऑफ वेक्टर u फ्रॉम ओरिजिन, है कि नहीं? है कि नहीं? तो आपने किया क्या? आपने किया क्या कि आपने वेक्टर स्पेस स्ट्रक्चर है, आप पढ़े हैं, भली भांति जानते हैं वेक्टर स्पेस क्या है। वेक्टर स्पेस के बारे में आपको सब कुछ पता है। अब वेक्टर स्पेस में आप मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, यू आर स्टडिंग, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। अब अचानक आपके दिमाग में आता है कि अगर हम कोई वेक्टर कंसीडर करें, क्योंकि आप आर पढ़ चुके हैं, लेंथ का कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, कई सारी चीजें आपके दिमाग में है। तो अचानक आपके दिमाग में आता है कि अगर हम कोई एक वेक्टर ले तो क्या उसके लेंथ का भी कॉन्सेप्ट बनता है, जैसा कि हम लोगों ने R3 के केस में देखा है। यह हम आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं। तो अगर हम कोई वेक्टर स्पेस लिए हैं तो फॉर अ वेक्टर इन V इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ दैट वेक्टर? तो ये क्या किया गया है एक्चुअली, जो हमको R3 में दिखाई दे रहा है और आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस में हमको नहीं दिखाई देगा, बस हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली हो क्या रहा है। हम किसी वेक्टर का क्या कर रहे हैं? लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। वाया विच फंक्शन? इनर प्रोडक्ट, सॉरी, वाया विच ऑपरेशन? इनर प्रोडक्ट। आप इनर प्रोडक्ट के थ्रू किसी भी वेक्टर का क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं? लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस मैम। हाँ, इनर प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों ने क्या किया? नॉर्म डिफाइन किया, और उस नॉर्म को जब हम अपने जो स्पेस से हम फैमिलियर है, R3 से हम फैमिलियर है, वहां पे जाके देखते हैं तो एक्चुअली दिख क्या रहा है कि नॉर्म ऑफ U इज एक्चुअली लेंथ ऑफ वेक्टर U, लेंथ ऑफ वेक्टर U। तो इसी तरह से अगर आप कोई भी वेक्टर लेके चलते हैं आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस में, तो नॉर्म ऑफ V इज व्हाट? दिस इज लेंथ ऑफ दैट वेक्टर। ये दो उस वेक्टर का लेंथ होता है। तो इसी को अब आप क्या करिए, आपने नॉर्म डिफाइन किया विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब क्या करिए, नॉर्म की, जैसे आपने मॉड की प्रॉपर्टी का एब्स्ट्रैक्शन किया है, मतलब R पे जो मॉड की प्रॉपर्टी थी, डिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी a माइनस b को, उसको हम लोगों ने किसी भी स्पेस पे एब्स्ट्रैक्ट किया है बाय डिफाइनिंग मेट्रिक ऑन x। किया है कि नहीं भाई? हमको R में डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पता था, लेकिन आर्बिट्रेरी स्पेस में हमें डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं पता था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया? एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया जो डिस्टेंस की तरह ही प्रॉपर्टी रखता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डिस्टेंस फंक्शन। इसीलिए हम लोग इसको डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं, है ना? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपको जब डेफिनेशन लिखाया गया होगा तो वहां बताया गया होगा कि ये डिस्टेंस फंक्शन है। इसी तरह से जो आप R3 में किसी भी वेक्टर का R3 या R2 उसमें जिसमें भी आप जो लेंथ का कॉन्सेप्ट जानते हैं किसी भी एलिमेंट का, उसको हम लोग क्या करते हैं? किसी आर्बिट्रेरी इनर वेक्टर स्पेस में देखते हैं, तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है नॉर्म की। तो अब इनर प्रोडक्ट से नॉर्म आया।
अब इन्होंने क्या किया, इस इनर प्रोडक्ट, ये जो नॉर्म है जो आपने इनर प्रोडक्ट से डिफाइन किया, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। मतलब एक वेक्टर स्पेस लिया और उस पे एक फंक्शन जो नॉर्म की ही तरह, इसको इसी तरह लिखते हैं। मतलब नॉर्म का एक तरीके से स्टैंडर्ड नोटेशन ही यही है, डबल, एक साइड डबल लाइन फिर दूसरे साइड भी डबल लाइन। तो ये नॉर्म जो कि ये वी टुगेदर विद नॉर्म, अब नॉर्म क्या है भाई, जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ रही हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट आप कर दीजिए। मतलब ये हमको पता है यहाँ पे दिख जाएंगी क्या क्या आ रही हैं, अब उसी को आप एक्सियम बना दीजिए। जो प्रॉपर्टीज यहाँ दिख रही हैं उसी को एक्सियम बना दीजिए, तो उसी को कहते हैं नॉर्म। ठीक है, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं नॉर्म। अब वेक्टर स्पेस पे जब वो नॉर्म हम ले लेते हैं, किसी भी वेक्टर स्पेस पे नॉर्म, तो उसको कहते हैं नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। मतलब अ वेक्टर स्पेस टुगेदर विद नॉर्म इज कॉल्ड नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस और नॉर्म्ड स्पेस। कुछ लोग नॉर्म्ड स्पेस भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है। आप लोग चिंता मत करिएगा, इसको आपको पढ़ाया जाएगा हायर क्लासेस में। एमएससी अगर आप लोग करेंगे तो वहां पे आप इससे फेमिलियर होंगे। अब हमको सिर्फ काम है, इसलिए हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। तो देखिए नॉर्म की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। नॉर्म की प्रॉपर्टीज वही है जो यहाँ से आप ऑब्जर्व करेंगे। तो चलिए, एक तो ये हो गई कि नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ये तभी 0 होता है जब v होता है। अब अगर किसी वेक्टर में स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका नॉर्म निकाले तो वो वही होगा जो उस इंडिविजुअल स्केलर का आप मॉड निकालें, मतलब उस इंडिविजुअल स्केलर का लेंथ निकालें और उस वेक्टर का लेंथ निकालें। अगर हम एक्स आर में लेंगे तो इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, मॉड एक्स होता है। क्यों, मॉड एक्स ही तो होता है। यस मैम। ये क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस ऑफ जीरो, डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड x, है ना। ओरिजिन से x की डिस्टेंस मॉड x होती है। तो अगर आप x5 लेते हैं तो आपको तो पता चल जाता है कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे हम हैं, 5 पे। लेकिन अगर -5 यही ले लेते हैं तो डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्या लेंगे आप, 5 का मॉड ले लेंगे। मॉड ले लेंगे। इसीलिए, हाँ, इसीलिए हम लोग मॉड लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वेक्टर से स्केलर को मल्टीप्लाई करके उसका नॉर्म निकालें, वो सेम होगा उस पर्टिकुलर स्केलर का एब्सोल्यूट वैल्यू लेने और वेक्टर का नॉर्म लेने। और तीसरी प्रॉपर्टी जो कि स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है डिस्टेंस के लिए, वो वही जो आप जानते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, नॉर्म ऑफ u प्लस नॉर्म ऑफ v। अभी अब एक बार क्या करिए, इस नॉर्म को देखिए और r पे, सिर्फ r पे मॉड देखिए और बताइए कि प्रॉपर्टीज में कुछ चेंजेस हैं। आप क्या कहते हैं, नो मैम। नहीं है ना। तो r पे भी ये डिस्टेंस का मतलब आप r पे अगर आप ये लेते हैं तो एक तरीके से क्या होता है, ओरिजिन से एक ही लेंथ यही होती है। अब ये v क्या है, जो जो वेक्टर स्पेस में ओरिजिन होगा, मतलब 0 बार, जो ऐसे अगर आप 0 0 0 जो भी डिनोट करते हो तो उससे v की लेंथ है। तो आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और अगर ये 0 है इफ एंड ओनली इफ a इज 0। दूसरा, a इंटू बी का मॉड निकालिए, किसके बराबर होगा, मॉड ऑफ a मॉड A into मॉड B। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि हमारा लैम्डा जो है वो v का ना होकर के f का है। तो इसमें नॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा, एक्चुअली उसका मॉड हो जाएगा, और v फिर से वेक्टर है तो उस पर नॉर्म लग जाएगा। और तीसरी प्रॉपर्टी जो आप लोग जानते हैं वो क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। यही होती है ना r के केस में। यस देखिए मैम। हमारी थ्योरी आर से शुरू होकर के पार्ट 1 में जो आर की और मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू की थ्योरी है वो कहाँ जाके मिल गई है आपको, कहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन हुआ है उसका, किसी भी वेक्टर स्पेस में आप इस तरह का कॉन्सेप्ट विजुअलाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर्म। तो अ वेक्टर स्पेस टुगेदर विद नॉर्म ऑन इट इज कॉल्ड नॉर्म्ड स्पेस। तो लिख लीजिए आप लोग,
कहाँ से चल रहा है? V से F में। B से F। यहाँ पे हमारा F पर्टिकुलर R लेंगे हम लोग, जो अभी काम करने जा रहे हैं वहां पे R ही लेंगे, यहाँ पे स्पेशली R लेंगे। और जनरल के लिए आपका कोई भी फील्ड होगा, F या तो R होगा या C होगा। यहाँ पे कोई फील्ड होगा जहाँ पे R या C पे बात आएगी। इज अ फंक्शन विच इज अ फंक्शन सेटिस्फाइंग। तो ये चारों कंडीशन लिख दीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऊपर जो लिखवाई है नॉर्म वाली। कौन कौन सी? ये N1, N2, N3। इसको लिख लीजिए, तब ऊपर करें स्लाइड। आप लोग कब तक आते हैं? सारे बच्चे टाइम से आ जाए करिए। तो भाई बात समझ में आई कि नहीं? हम थोड़ा सा आपको डीप में इसलिए चीजें बताते हैं कि यही वो स्टेज है जब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। बहुत से बच्चे खुद ही कहते हैं कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मतलब हम पढ़ क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज, इसका क्या यूटिलाइजेशन है। तो हम लोग डिस्टेंस तो भैया पढ़ के आए हैं आर में। अभी भी कहते हैं अगर थोड़ी दूर गए, 5 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए, कोई पूछता है कितनी दूर चले, तो हम लोग आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अब हम लोग, जब बड़ा स्पेस हमारे पास है, ऐसा स्पेस जिसमें जहाँ पे हमको बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है कि हम कैसे क्या निकालेंगे, तो वहां पे आप डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे विजुअलाइज करेंगे? उसके लिए आपके पास क्या है? एक फंक्शन है नॉर्म, जो वेक्टर स्पेस से फील्ड पे डिफाइन होता है। तो ये सेटिस्फाइंग के बाद ये तीनों लिख लीजिए, N1, N2, N3, ये तीनों नोट डाउन कर लीजिए। तो आप वेक्टर स्पेस मैम किसी वेक्टर का नॉर्म वेक्टर होगा या स्केलर? आप मुझे बताइए। स्केलर होगा मैम। मैप कहाँ से मैम कहाँ स्केलर चल होना रहा चाहिए। है? B से F है तो स्केलर अरे होगा। भाई बहुत ज्यादा मत सोचा करिए। मैप कहाँ से कहाँ चल रहा है देख लीजिए। V का एलिमेंट लेंगे तो नॉर्म कहाँ पहुंचेंगे? स्केलर तो होगा ना। यस मैम। हाँ, V लेंगे। डिस्टेंस तो हमेशा स्केलर ही होगा मैम ना। ऑलवेज। और यहाँ से भी देख लीजिए, दोनों तरफ से वेरीफाई कर लीजिए। तो आप लिख लीजिए N1, N2, N3। लिख लिया सभी ने? यस मैम। चलिए आइए। तो अब इतनी सब कहानी हम कर क्यों रहे थे? कारण भी तो पता होना चाहिए। सेटिस्फाइंग N1, N2, N3 which is a function is called normed space। normed space। तो आपको बस normed space जानना था। that is vector space together with norm is called a normed space। ये आपका नॉर्म स्पेस कहलाता है। तो आइए, अब नॉर्म की प्रॉपर्टी आपके पास है। अभी आपने देखा कि नॉर्म की प्रॉपर्टीज की सारे नॉर्म की प्रॉपर्टीज जो नॉर्म के जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनकी किससे सिमिलैरिटी है? एब्सोल्यूट वैल्यू से। मॉड से। हाँ, मॉड से, एब्सोल्यूट वैल्यू से। तो हम थ्योरी स्टार्टिंग में मेट्रिक स्पेस स्टार्ट किए थे, तो कहाँ से स्टार्ट किए थे? आर पे डिस्टेंस से। तो जैसे आपने वहां पे आर पे यूजुअल मेट्रिक डिफाइन करके प्रूव किया है कि वो मेट्रिक होता है, वैसे ही आपको एक काम करना है, एक्सरसाइज। लेट V be a normed space over field of real numbers। मतलब हमारे यहाँ पे फील्ड स्पेसिफाइड है, R पे है, ठीक है। देन अब देखिए, अभी तक तो आपने लेंथ का ही कॉन्सेप्ट डाला था, अब हम इनर प्रोडक्ट नॉर्म्ड स्पेस पे डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट डालने जा रहे हैं। देखिए क्या होगा, कुछ लोग हिंट कर पाएंगे? जैसे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू से मैट्रिक बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक बनाइए। तो मैट्रिक का मतलब 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा?
वहां पे क्या होता था, मॉड ऑफ u माइनस v, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ u माइनस v। क्यों भाई, बात है, सही बात है कि नहीं? अब सही बात है कि नहीं ये हम नहीं जानते, आपको क्या करना होगा, देन दिस इज अ मेट्रिक ऑन v, प्रूव इट। ठीक है, तो ये नॉर्म्ड स्पेस है, ये आपको दिया है, मतलब अ वेक्टर स्पेस व्हिच हैव अ नॉर्म, मतलब ये फंक्शन जो कि 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे आपने R से R पे विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू मैट्रिक बनाई थी, वैसे ही हमने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए कि एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह ही प्रॉपर्टी नॉर्म शो करता है, तो आप क्या करिए, किसी भी नॉर्म्ड स्पेस पे मैट्रिक डिफाइन करिए। अब ये प्रूव करना आपका काम है कि ये मैट्रिक की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं। कर लेंगे सभी लोग, कर लेंगे सभी लोग? यस मैम। यस है ना? मैम। ट्राई बहुत करेंगे आसान मैम। है, सारी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व हो कर जाएगा। लीजिएगा। तो अब हम बता देते हैं मोटे तौर पे हमने किया क्या है। एक्चुअली हमने किया ये है कि किसी भी वेक्टर स्पेस पे जहां पे नॉर्म का कॉन्सेप्ट है, मतलब लेंथ का कॉन्सेप्ट है वेक्टर के, हमने क्या कर दिया है, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दैट नॉर्म। उस नॉर्म की हेल्प से आपने 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बता दिया है। अब आइए, मैम इसमें तो यू वी में से एक जीरो लेंगे ना मैम, जब नॉर्म निकालेंगे तो यू वी यू माइनस वी जो कि एक जीरो कर निकालेंगे। हाँ, तो देखिए एक्चुअली अब डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि अगर आप x r में लेते हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, अगर आप x r में लेते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x क्या डिनोट करता है? अगर हम मेट्रिक के टर्म में देखें तो दिस इज d ऑफ x, 0, यानी जीरो का x से डिस्टेंस। इसी तरह से जब आप नॉर्म u लिखते हैं तो नॉर्म u इज व्हाट, अब आपको ये मैट्रिक से ही दिख पाता, जो ये मैट्रिक लिखा है इसी से आप ये देख पाए हैं, नॉर्म ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वेक्टर u एंड वेक्टर 0, यानी 0 वेक्टर से u वेक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ही क्या है एक्चुअली, नॉर्म u। ठीक है? यस मैम। यस मैम। आइए Rn पे, अब Rn पे आइए, तो R3 पे आप जब देखेंगे तो R3 पे आपको क्या दिखेगा, d ऑफ x, y, d ऑफ जो आपका इनर प्रोडक्ट से नॉर्म आया था वही नॉर्म यहाँ पे डिफाइंड होता है। तो d ऑफ x, y क्या हो जाएगा भाई, नॉर्म ऑफ x माइनस वाई, और नॉर्म ऑफ x माइनस वाई क्या होता है, x इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस थर्ड कोऑर्डिनेट x3 माइनस y3 का स्क्वायर। क्यों भाई, यही तो होगा R3 में? यस मैम। यस मैम। यही होगा ना। अब देखिए आपके पास सब्सट्रैक्शन है क्योंकि आप किस स्पेस में है, वेक्टर स्पेस में है। यू आर इन वेक्टर स्पेस वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये आपका एक पर्टिकुलर एग्जांपल हो गया है, तो आप इसको सब वेरीफाई करिएगा, ये सब काम आपका है। अब हम अपने मेन एम पे चलते हैं जो हमें करना है। इतना जो हमने ताम झाम अभी किया है, इतना डाइवर्जन हमने अपने टॉपिक से किया है। हमारा टॉपिक क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। अब हम कहाँ गए, लीनियर अलजेब्रा में चले गए। तो क्यों गए, उसका रीजन था कुछ, रीजन आपके सामने आ रहा है। क्या है, एक रिजल्ट है जो ये कहता है कि लीनियर मैप सभी लोग जानते होंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैप। यस मैम। चलिए, यस मैम। लीनियर मैप है ये। अ लीनियर मैप फ्रॉम वेक्टर स्पेस Rn, वेक्टर स्पेस Rn किस फील्ड के ऊपर होता है, R पे। R के ऊपर, और Rm भी R के ऊपर होता है। ये इसका कितना डायमेंशन है, Rn का क्या डायमेंशन है, N है। एन मैम। और Rm का क्या डायमेंशन है, M है। एम। What do you mean by dimension? डायमेंशन का क्या मतलब होता है,
मैम उसमें इन बेसिस है, इसमें इट्स Number of बेसिस element in है, basis. हाँ, मतलब इस जो Rn की बेसिस होगा उस Rn की बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे और Rn Yes. की बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, m एलिमेंट। तो ये सब बातें ध्यान रखना है आपको। तो देखिए क्या है रिजल्ट। अब वेक्टर स्पेस और एनालिसिस कनेक्ट हो रहे हैं वाया दिस रिजल्ट। ये रिजल्ट क्या कह रहा है भाई, कोई भी लीनियर मैप फ्रॉम वेक्टर स्पेस Rn टू वेक्टर स्पेस Rm इज कंटिन्यूअस। ये आपका जो लीनियर मैप आप पढ़ के आए हैं वेक्टर स्पेस के बीच में, अगर आपका वेक्टर स्पेस, दोनों वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो वो लीनियर मैप क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप, ये पढ़ा है कि नहीं आपने, अगर V वेक्टर स्पेस है फील्ड F के ऊपर और V की डायमेंशन n है तो V इज आइसोमॉर्फिक टू Fn। ये पढ़ा है? यस मैम, यस यस मैम। तो इसी तरह से Yes, इसी sir. तरह से अगर आप कोई भी वेक्टर स्पेस R के ऊपर लेते हैं, इफ यू टेक अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड ऑफ R whose डायमेंशन इज n, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Rn के। और अगर कोई वेक्टर स्पेस लेते हैं जिसका डायमेंशन m है ओवर द फील्ड R, तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Rm के। RM हाँ, तो अगर आप फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जिसका डायमेंशन n है टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन m ओवर वेक्टर स्पेस R लेके चलते हैं तो कोई भी लीनियर मैप क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या प्रूव करेंगे, लीनियर मैप की कंटिन्यूटी बिटवीन टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। चलिए भाई, अब आप लोग को हम देखते हैं कितना नॉलेज पार्ट 2 का है। तो पहला काम क्या करेंगे, हम लोग एक रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे जिसकी हेल्प से कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। तो पहले हम वो ऑब्टेन करने जा रहे हैं, इनइक्वालिटी। तो चलिए इसके लिए क्या करिए, एक पॉइंट ले लीजिए कहाँ पे, Rn में। तो लेट x इज इक्वल टू x1 x2 xn इन Rn। ये हमने Rn में ले लिया। तो अभी आपने बताया कि Rn की बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे, तो Rn की स्टैंडर्ड बेसिस क्या होती है, E1 E2 E1 E2 E1 that's क्या En होता है, E1 क्या होता 1 है, 0 0 0 यस 1,0,0। E2 क्या होता है 0,1 0 0 0। E3 0,0,1 0 0 0। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देन तो आप x को क्या लिख सकते हैं, अगर आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर E1 E2 E3 डॉट डॉट En के लीनियर कॉम्बिनेशन में, हाँ E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है x इज इक्वल टू x1 x2 xn है, तो ये क्या, ये चीज नहीं है x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3 प्लस xn En, जहां पे सारे एक्साइज R के हैं, ये तो आपको पता ही है। वेयर और EI क्या है, EI क्या है, बाकी सब जगह 0 एक्सेप्ट ith प्लेस। ith प्लेस पे क्या है 1, 1 ith प्लेस पे क्या है 1। दिस बिलोंग्स टू Rn। n कोऑर्डिनेट्स है 0 0 0 0 0 1 0 0, कितने हैं n कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें। कहां बिलोंग दिस, वेयर ei फॉर I इज इक्वल टू 1 to n फॉर्म स्टैंडर्ड बेसिस। कई सारी बेसिस होती हैं, बेसिस यूनिक तो होती नहीं है, यूनिक होती है, किसी भी नहीं, वेक्टर मैम। स्पेस की बेसिस यूनिक होती है, नहीं होती है। वहीं से तो आपका सिमिलर मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, कॉन्जुगेट और सिमिलर्स का। तो चलिए, बेसिस आपकी यूनिक तो होती नहीं, लेकिन ये Rn की स्टैंडर्ड बेसिस है। तो आपको पता है कि अगर x के कोऑर्डिनेट्स x1 x2 xn है, तो x1 x2 xn क्या है, x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस एंड सो ऑन xn En। ये सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस मैम, क्लियर है मैम। क्लियर है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें क्या है देखिए, x1 है और ये क्या है 1, 0, 0 प्लस x2 0, 1, 0, 0, 0। तो ये x1, बाकी सब 0 0 0 हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो पूरा आपको क्या मिलेगा, सिर्फ x1 ही मिलेगा। इसी तरह से xn 0 0 0 एट nth प्लेस इट इज 1।
तो जब आप इस पूरे वेक्टर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, x1 पहले वाले प्लेस पे सिर्फ x1 रहेगा, बाकी सब में 0 रहेगा। इसी तरह से दूसरे प्लेस पे सिर्फ x2 वाला 1 है, बाकी सभी 0 है, तो x2 × 1 x2। तो ये आपको इस तरह से दिखता है। और ये क्या है, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। ठीक बात है कि नहीं यहाँ तक? यस मैम। चलिए भाई अब आए तो इतना तो आप लोगों ने कर लिया, तो बहुत अच्छा है आपका नॉलेज इसका मतलब पार्ट 2 का। चलिए अब जैसे Rn की बेसिस है वैसे Rm की भी बेसिस होगी। तो अब हम लोग Rn के बेसिस को EI से डिनोट किए हैं और Rm के बेसिस को UJ से UI से डिनोट करेंगे। तो let us consider UJ which is what, आपको पता है बाकी सब जगह 0 होगा, सिर्फ jth प्लेस पे 1 होगा, jth प्लेस पे 1 होगा। 0 belonging to Rm for j is equal to 1 to कितने बेसिस एलिमेंट होंगे, m। तो U1 U2 U3 कहाँ तक जाएंगे, Um तक जाएंगे। तो इसलिए j आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 1 से m तक। So let us consider UJ in Rm that form, ये Rm की स्टैंडर्ड बेसिस है कि नहीं भाई? है मैम। स्टैंडर्ड बेसिस फॉर Rm। तो अब अभी आपने जितना भी नॉर्म का कॉन्सेप्ट मंथन किया है ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे देखिए Rm में आपको नॉर्म पता है एक तरीके से। Rm में नॉर्म क्या था, कहाँ निकाला था हम लोगों ने, हाँ ये निकाला था ये। तो ये R3 के केस में है। अब Rn के केस में क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ता चला जाएगा कहाँ तक, UN तक, है ना, टू UN। हाँ अब टू UN हो जाएगा। अब उसको ध्यान में रखते हुए आप मुझे नॉर्म ऑफ UJ बताइए। तो नॉर्म ऑफ UJ क्या है, अंडर रूट में पॉजिटिव स्क्वायर रूट अप टू jth पोजीशन तक मैम जाएगा। तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, बीच में कहीं 1 आ रहा होगा jth पोजीशन पे, 1 आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर 1। हाँ तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1 आएगा 1। ना, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख लीजिए UJ का जो किसी भी x इन U, अगर आप फॉर U इन Rm नॉर्म ऑफ U क्या होता है, U1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर कहाँ तक जाएंगे, जितने कोऑर्डिनेट्स हैं तो UM कोऑर्डिनेट होंगे तो उनको ऐड करके उनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। तो भाई ये तो क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब क्या करते हैं, अब थोड़ा तेजी से स्पीड बढ़ाते हैं, आपका सारा काम हो गया है। सिंस अब देखिए EI जो है वो कहाँ के एलिमेंट है, Rn के, और T कहाँ से कहाँ मैपिंग है, Rn से Rm पे। T आपकी मैपिंग है Rn से Rm पे, तो TEI कहाँ का एलिमेंट होगा, Rm का एलिमेंट, RM का। एलिमेंट होगा। और Rm की स्टैंडर्ड बेसिस क्या है, UJ है। तो देन क्या हो जाएगा, every I 1 to n, therefore तो अब आप क्या कर सकते हैं, you can write TEI as a linear combination of UJ। हाँ यस मैम। तो अब आप क्या हो जाएगा, TEI जो हो जाएगा वो आपका लीनियर कॉम्बिनेशन AJI, आप AIJ AJI कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान रहना चाहिए कि हमको एड कौन सा इंडेक्स चलाना है। तो हमारा इंडेक्स कौन सा वेरी करेगा, UJ वेरी करेगा, क्योंकि U1 U2 UM आपके, आई एम सॉरी इन्फिनिटी लिख दिया है, U1 U2 UM इसकी स्टैंडर्ड बेसिस है। तो ये आप TI को इनकी बेसिस की लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। AJIs क्या होंगे, वेक्टर होंगे कि स्केलर, स्केलर। स्केलर मैम। हाँ आपके सभी स्केलर होंगे, ठीक है। अब देखिए नाउ एज T इज लीनियर, T लीनियर है आपको पता है, वी गेट क्या मिलेगा, T ऑफ x, आपने x को लिखा है x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3, तो क्योंकि T लीनियर है तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा भाई, T लीनियर है और x1 x2 क्या है,
ये सब वेक्टर स्केलर है तो सब बाहर आ जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? x1 t1 plus x2 t2 प्लस xn ten। यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब क्या करिए, t, क्योंकि ये सभी j के लिए है, ये फॉर ऑल i, हर i के लिए आपका ये होगा किसी ना किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। तो आपका e1 के लिए आपका i की जगह 1 हो जाएगा, e2 की जगह i की जगह 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए te1 की, te2 की, ten की फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो क्या मिलेगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा x1, यहाँ पे i की जगह 1 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे लिखते वक्त। j तो हमारा 1 से m रहेगा, क्यों? क्योंकि बेसिस a11 u1 हाँ, u1 u2 um बेसिस है, तो i1 है तो aj1 uj प्लस x2, अब aj2 हो जाएगा aj2 uj। ऐसे करते करते आप ten की भी वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा j फ्रॉम 1 to m ajn uj ajn uj। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब यहां देखिए आपका x1 x2 xn कहां तक जा रहा है? n तक जा रहा है, और यहाँ पे भी आपका 1 to n तक जा रहा है, तो हम i लिखते हैं इसको, i फ्रॉम 1 to n, और ये समेशन ऑलरेडी है j फ्रॉम 1 to m। लेकिन जैसे x1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, xn है तो यहाँ पे भी n है। तो जब आपका i लिखा गया है तो ये xi है, और ये हो जाएगा aji uj। क्यों, ठीक है? ठीक है कि नहीं? यस मैम। यहाँ यस तक कोई मैम। प्रॉब्लम नो मैम। नहीं ना? चलिए अब आ जाइए थोड़ा। तो अब हमको बताइए, फाइनाइट सम है तो चाहे i को 1 से n तक सम करके j को 1 से m तक कर दीजिए, या j को पहले i को रन करिए फिर j को रन करिए, या पहले j को रन करिए फिर i को रन करिए। लेकिन ध्यान देना होगा आपको कि अगर i रन हो रहा है तो कौन कौन वैल्यू चेंज होगी। तो आप क्या करिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले i रन हो रहा है फिर j रन हो रहा है। देखिए x1 x2 xn है, अब आप j को खोलेंगे अंदर, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, अब j को बाद में करेंगे, पहले i को रन कराते हैं। तो आप जब i रन कराएंगे तो AJI, और i वाला टर्म यहाँ पे कौन है, xi, तो ये जब i रन करेगा तो ये टर्म एक साथ रन करेगा। अब क्योंकि j आपको बाद में वेरी कराना है, तो j वाला एक्सप्रेशन जिसमें है वो बाहर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि पहले i को सम करिए फिर j को सम करिए, या पहले j को सम करके फिर i को सम करिए, दोनों में फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका सम क्या है, फाइनाइट सम है। तो पहले आप 2 + 4 + 8 + 16 अगर है तो चाहे इनको ऐड करके और इनको ऐड करके फिर ऐड करिए, या इनको ऐड करिए इनको ऐड करिए फिर एडिशन करिए, सब सेम रहेगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? चाहे जो भी ऐड करिए ऑलवेज सम सेम रहेगा, क्योंकि फाइनाइट सम है। बात समझ में आ गई कि नहीं? यस मैम। नहीं आई? फाइनाइट सम है, चाहे पहले i को रन करिए चाहे j को, बस आप कोई भी रन करेंगे वैल्यू सेम रहेगी, इसीलिए इक्वल लगा है। अब यहाँ तक तो हम लोग आ गए। अब क्या करते हैं, हेंस नॉर्म ऑफ tx। अब देखिए tx कहाँ का एलिमेंट है, rm का, तो rm पे नॉर्म है, ये वाला नॉर्म है, तो अब आप उसका नॉर्म ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ tx इज इक्वल टू इसका नॉर्म, तो इसका नॉर्म क्या है, j फ्रॉम 1 to m, इसकी वैल्यू पुट करिए, i फ्रॉम 1 to n aji xi uj। क्यों, tx इसी के बराबर आ गया है, तो tx का नॉर्म मतलब इसका नॉर्म, तो ये नॉर्म है आपका, ठीक है? अब आप नॉर्म की ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दीजिए, क्योंकि j फ्रॉम 1 to n है, तो ये क्या है एक्चुअली, ये यहाँ पे कुछ u1 है प्लस यहाँ पे कुछ u2 है, एंड सो ऑन um है, इनका नॉर्म है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो क्या मिलेगा, इसका नॉर्म प्लस इसका नॉर्म एंड सो ऑन
प्लस इसका नॉर्म। क्यों भाई, होगा कि नहीं? यस मैम। होगा। तो बस Yes, ma'am. आपको, हाँ, तो आपको क्या, अब आपका ये नॉर्म अंदर चला जाएगा, सम बाहर हो जाएगा। तो देखिए, सम j फ्रॉम 1 to m, नॉर्म ऑफ समेशन i फ्रॉम, ये अंदर वाले का नॉर्म ले रहे हैं हम लोग, ये सम बाहर हो गया, i फ्रॉम 1 to n a j i x i और नॉर्म, 1 सेकेंड, यू जे छूट गया, यू जे नॉर्म। देखिए यही हुआ ना, इस पूरे का नॉर्म क्या है, इसका नॉर्म प्लस इसका नॉर्म प्लस इसका नॉर्म, तो यानी इसका नॉर्म प्लस, फिर j की जगह 1 रखेंगे, फिर j की जगह 2, अप टू करते करते j की जगह m। यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस मैम। नहीं आया? अगर नहीं आया तो बोल दीजिए। क्यों, समझ में आ गया? आ गया मैम। आ गया ना? यस मैम। चलिए अब आइए भाई, इन आपने ये मेट्रिक वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी। अब आपने n2 देखा, n2 क्या है कि अगर किसी वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है और उसका नॉर्म ले रहे हैं, तो स्केलर का एब्सोल्यूट वैल्यू और इसको, जिसको लेंथ बोलते हैं, स्केलर का लेंथ और वेक्टर का लेंथ, ये हो जाता है। तो ये आपका स्केलर है, सब क्वांटिटी है कि नहीं? देखिए, अब इधर आइए, देखिए, तो ये हो गया। अब ये फिर समेशन है, समेशन i फ्रॉम 1 to n सम स्केलर इनटू यूजे। अब आप क्या करेंगे, ये i रन करेंगे, तो i रन करेंगे तो फिर से आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगेगी, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में ये सम भी बाहर हो जाएगा इनटू नॉर्म ऑफ दिस। तो आपका नॉर्म हो गया किसका, a j i x i u j का नॉर्म, जहां पे ये क्या क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर, कोई रियल नंबर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड ऑफ, क्योंकि स्केलर का मॉड लेते हैं और वेक्टर का नॉर्म लेते हैं, हो जाएगा। यहां से यहां ट्रायंगल इनइक्वालिटी से आए, इस सम को ओपन किया, अब फिर आप इस सम को ओपन करेंगे और फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे, तो आपके पास नॉर्म ऑफ दिस बचेगा, ठीक है, नॉर्म ऑफ दिस होल प्रोडक्ट। अब ये नॉर्म क्या है, ये एक स्केलर वैल्यू है और ये वेक्टर है, तो नॉर्म ऑफ वेक्टर, स्केलर इनटू वेक्टर इज मॉड ऑफ स्केलर इनटू नॉर्म ऑफ वेक्टर, ये आपने लगा दिया है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, नॉर्म ऑफ, सही है ना? अब नॉर्म ऑफ यूजे क्या होता है, अब यहाँ पे मॉड की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो नॉर्म ऑफ यूजे क्या है, अभी आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, देखिए 1 है, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अब मॉड ऑफ ए इंटू बी इज व्हाट, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये भी पता है हम लोग को, क्यों पता है ना? यस मैम। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो सिंस नॉर्म ऑफ यूजे इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया, एंड मॉड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी, ये है हमारे पास। तो आपको मिला क्या? सो अब देखिए, अब एक चीज ध्यान दीजिए, जो x, आप सिर्फ 3 में ही देख लीजिए, x1 x2 x3 है, तो x1 का मॉड लीजिए और पूरे वेक्टर का नॉर्म लीजिए, दोनों में कौन बड़ा आएगा? मैम रिपीट करिए एक बार। एक मिनट, नॉर्म बढ़ाएगा। जैसे x1 x बराबर है x1 x2 x3, तो नॉर्म ऑफ x आप जानते हैं। अब आप बताइए x1 x2 x3 और इस नॉर्म में क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा छोटा होगा? मॉड ऑफ, सॉरी, नॉर्म बड़ा होगा मैम। नॉर्म बड़ा होगा। बड़ा होगा। तो अब आप यही यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि xi क्या है, xi x जो वेक्टर आप Rn में लेके चले उसका कोऑर्डिनेट है, तो आपका क्या हो जाएगा, j फ्रॉम 1 to m I from 1 to n a j I, this mod is less than or equal to norm of x। ठीक बात?
आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी में, अब देखिए ये आपका जो एक नॉर्म है, 1 सेकेंड, ये जो आपका नॉर्म है वो इंडेक्स से फ्री है, इसमें आई जे कुछ नहीं रन कर रहा, आई जे कुछ नहीं है, क्यों है क्या? No, मैं तो बार ये बार आपका, करना। हाँ आई, तो ये इस तरह से हो गया। अब ये क्या हो गया, एक वैल्यू हो गई फील्ड की, एक स्केलर हो गया जो कि किससे छोटा हो जाएगा, इसमें अगर आप एक क्वांटिटी ऐड कर देंगे, +1 इंटू नॉर्म एक्स, ये कोई एक वैल्यू होगी, कोई स्केलर होगा, तो स्केलर में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं तो वो उससे छोटा होगा ऑलवेज। तो आपको एक्चुअली मिला क्या, मिला ये कि टी तो उसके बाद हम लोग इस मैप की कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। तो आपको ये चीज एक बार फिर से अपनी कॉपी में खुद से समझ के करना है, ठीक है। एक्चुअली देखिए ये सम जो हम लोग कर रहे हैं वो उसका क्या हेर फेर कर रहे हैं, जो किया है वो सही है कि नहीं, सब आप लोग विजुअलाइज करिए अपने से। फॉर अ पॉजिटिव कांस्टेंट एफ, मैम +1 लेस देन करने के लिए किया गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, लेस देन करने के लिए किया गया, ठीक है। तो 10 फॉर एनी, आपको क्या मिल गया, कोई भी वेक्टर अगर आप Rn में लेके चल रहे हैं तो नॉर्म ऑफ dx इज लेस देन और इक्वल टू m इंटू नॉर्म x, जहां पे m क्या है, एक कोई पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो हमें ये एक, हमने कहा था कि ये प्रूफ 2 स्टेज में होगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपको एक इनइक्वालिटी मिलेगी, तो ये इनइक्वालिटी हम लोगों ने डिराइव कर ली है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस इनइक्वालिटी हम लोग क्या, इस इनइक्वालिटी को यूज करके सेकेंड स्टेज में t की कंटिन्यूटी प्रूव करेंगे। तो t की कंटिन्यूटी बहुत आसान है, 2-3 लाइन का है, जो हम लोग जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तब करा देंगे। मैम बोलिए। मैम जहाँ पर नॉर्म ऑफ टीएक्स निकालनी है थोड़ा ऊपर कर दीजिए। कहाँ पे चले, यही मैम। हाँ मैम क्या हो गया? इसमें मैम सेकेंड और थर्ड लाइन में इक्वलिटी कैसे है ये? ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ये देखिए लिख तो दिया है, ये u सम वेक्टर इनटू u1 है प्लस सम स्केलर इनटू un प्लस सम स्केलर u2 अप टू सम स्केलर um है। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगानी है, तो क्या करेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, 2 के लिए आपको पता है, 2 के लिए क्या होता है, u प्लस v लेस देन और सेकेंड से इक्वल थर्ड टू, में, सेकेंड से थर्ड में। सेकेंड से थर्ड में, यस मैम। इसमें क्या करेंगे आप, x1 i वेरी करेंगे ना, i वेरी करेंगे तो i फ्रॉम 1 to n जाएगा, तो आपका हो जाएगा aj1x1 uj प्लस aj2x2 uj एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। अब नॉर्म लगा दीजिए, क्योंकि क्या होता है, आपने पढ़ा है वेक्टर स्पेस में v प्लस डॉट, तो डॉट में क्या होता है, डॉट कहां से कहां मैपिंग होती है, फ्रॉम f क्रॉस v टू v, मतलब स्केलर को जब आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहां पहुंचेंगे, v में। तो यहाँ पे अल्फा j और xi ये दोनों एलिमेंट कहाँ के हैं, f के, तो यानी अगर आप इसको लैम्डा कह लीजिए थोड़ी देर के लिए, और uj कहाँ का है, v का, तो लैम्डा इंटू uj कहाँ का एलिमेंट होगा, बोलिए, v का, और V v का। के एलिमेंट पे इनर नॉर्म लगेगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, यू विल गेट नॉर्म, ये आपका, ये सिर्फ पर्टिकुलर, ये इसने पे फोकस करिए अगर, तो ये मिलेगा लेस देन और इक्वल टू समेशन i फ्रॉम 1 to n नॉर्म ऑफ। अब इस स्टेज पे आके आप, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, इसके लिए ये चीज लगा दिया है हमने।
अब बात समझ में आ गई? यस यस मैम। यस मैम। नहीं आई? हाँ जी मैम। तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, क्योंकि अब आप पार्ट 3 में हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको चीजें डीप अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ती है। अब आप यही समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अचानक स्केलर वेक्टर का क्या घालमेल हो गया है। तो घालमेल कुछ नहीं हुआ है, ये भी आपका आर का है, ये भी आर का मतलब फील्ड के हैं। फील्ड में आप डॉट लेंगे तो भी फील्ड का एलिमेंट मिलेगा, तो ये ओवरऑल फील्ड का एलिमेंट हो गया। और ये वेक्टर का, ये आरएन का यानी वेक्टर है, तो वेक्टर इंटू स्केलर फिर से एक वेक्टर होता है। यही तो एक्सटर्नल इनर, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्या पढ़ाया गया है? एक्सटर्नल, इसको क्या नाम दिया गया है? ये तो बाइनरी ऑपरेशन होगा, इसको क्या बोला गया है? एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कॉम्पोजिशन, जो भी हम लोगों को एक्सटर्नल ऑपरेशन पढ़ाया गया था। तो ये एक्सटर्नल इन द सेंस है कि देखिए बाइनरी तो समझ में आता है कि v का एलिमेंट लिया दोनों v के लिए और उनको ऐड किया, मतलब आपने v1 u v लिया और उनको ऐड किया, तो यहाँ पहुंच गए u, v पे एडिशन लगाया तो क्या मिला? u प्लस v, और वो यहाँ का एलिमेंट हुआ। अब एक्सटर्नल कैसे, एक्सटर्नल वर्ड यूज किया गया है ना, तो यानी एक्सटर्नल वर्ड का मतलब आप फील्ड का एलिमेंट लीजिए, एक वेक्टर का एलिमेंट लीजिए, तो फिर आपको वेक्टर का एलिमेंट मिल जाएगा। मतलब लैम्डा लीजिए और v लीजिए, आप उसको इस ऑपरेशन से कंबाइन करिए, लैम्डा इंटू v, तो फिर से आपको वेक्टर मिल जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑपरेशन, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है? यस मैम। तो ठीक है, फिर आप सभी लोग को हैप्पी दशहरा, और अब नेक्स्ट क्लास आप लोग की मंडे को होगी, नेक्स्ट मंडे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।